जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों। गवर्नमेंट यूपीएससी की इस महत्वाकांक्षी श्रृंखला में मैं ध्रुव जानी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, इस अति महत्वाकांक्षी श्रृंखला से हम लोग संपादकीय लेख जो होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, जो हमारी सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्लस अगर देखें तो एडिटोरियल एनालिसिस से हमें मात्र और मात्र जीएस के बारे में ही पता नहीं चलता, मगर अलोंग विथ जीएस हमें हमारी आंसर राइटिंग जो स्किल्स है वो भी बेहतर करनी होती है। प्लस हमारा जो करंट अफेयर्स है वो भी हमें बहुत ही सुदृढ़ बनाना होता है। तो यह एक तीर से हम लोग 3-4 निशाने लगा सकते हैं। तो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस को देख के हम लोग जनरल स्टडीज के अलग अलग तत्वों को तो छूते ही है, उसको तो एक्सप्लोर करते ही है, मगर साथ ही में आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी यहाँ हम लोग जो है ध्यान देकर उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ यहाँ हम लोग हमारा संशोधन भी थोड़ा मजबूत करेंगे, क्योंकि ढेर सारे लेखकों के द्वारा आमतौर पर यह जो है बहुत ही उच्च कोटि के संशोधन यहाँ पेश किए जाते हैं, जो हमारे लिए थोड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्लस हमें रेडीमेड हमारा समय का व्यय न होते हुए हमें वो बहुत ही उच्च कोटि का संशोधन मिल सकता है बहुत ही इजीली। तो एक फायदा ये भी है एडिटोरियल एनालिसिस का। और सबसे बड़ा फायदा मेरी दृष्टि से जो है वो है करंट अफेयर्स का, क्योंकि आमतौर पर जैसे आपको मालूम है, अगर आप महत्वाकांक्षी छात्र है और अच्छी तरीके से डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी एनालाइज किया होगा कि आमतौर पे सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो पेपर्स है उनमें 50% से अधिक जो किसी भी चीज़ का जो प्रभाव है वो है करंट अफेयर्स का, जो कि रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही में हमारी समझ को, परीक्षा के लिए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, मगर हमारी समझ को भी बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यहाँ ये भी उद्देश्य हमारा सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के तहत मात्र और मात्र उस दिए हुए लेख का ही एनालिसिस करके मात्र रुक नहीं जाता है, मगर उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों जगह देखते हैं। जो कोई भी ऐसे तत्व है, जो कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हमारी परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आज के अगर कोर मुद्दे की बात करें, कोर चर्चा की बात करें, तो द हिंदू से आज एक अति महत्वपूर्ण लेख को हम लेके आए हैं और हमारी रिसर्च टीम ने इस लेख के ऊपर पसंदगी उतारी। इसके कुछ अन्य कारण है, निजी कारण है, और ये कारण ऐसे है कुछ कि डायबिटीज आज का मुख्य विषय है, ठीक है। और यह डायबिटीज इतना घातक है, इतना गंभीर है, इतना खतरे से भरपूर है कि इसके ऊपर त्वरित ही हमारी सरकारों को कदम उठाने होंगे। मात्र सरकारी कदम से नहीं होगा, यह बिहेवियरल चेंज हमें अपने आप में डेवलप करना होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया नीड्स टू डेवलप दिस बिहेवियरल चेंज। और इसी के तहत हम लोग यह डायबिटीज़ को, जो कि एक स्लो पॉइजन माना जाता है, एक साइलेंट किलर माना जाता है, उसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। इस पूरी चुनौती को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं या इसको एड्रेस कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द कवर यू कैन सी ए वुमेन, ए प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। और आज का जो मुद्दा है, कोर मुद्दा, वो यही है, नीचे लिखा हुआ है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भाधान के समय आमतौर पे महिलाओं को जो है ट्रांजिटरी डायबिटीज पाया जाता है। ट्रांजिटरी यानी कि अल्पकालिक, या आप समझ लीजिए कि अस्थाई, यह परमानेंट नहीं है, बहुत ही कम समय के लिए है, मगर इसकी जो फुटप्रिंट्स है वो बहुत ही गंभीर है। ये फुटप्रिंट्स लॉन्ग टर्म भी रह सकती है अगर ध्यान न रखे तो यहाँ कई सारे कारण हैं भारत में डायबिटीज़ के बढ़ने के। इसमें एक हमारी अवेयरनेस की कमी भी है, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी पुअर है, ये भी एक अपने आप में कारण है। कई सारे कारण है, सारी चीज़ों को तपासेंगे, मगर आज का मुद्दा हमें ध्यान में रखना है। डायबिटीज़ तो है ही, मगर उसमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि अपने आप में माता के लिए भी खतरा है, और उस माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी खतरा है, उसको भी आगे जो है अपनी ज़िंदगी में डायबिटीज़ आ सकता है। इट कैन बी एट अर्लियर स्टेज ऑफ हिज और हर लाइफ, ठीक है। अगर जो बेबी होगा कोई भी गर्भधान माता से, तो उसको भी डायबिटीज़ रहने का खतरा है। तो यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट भी होता है। तो यही एक खतरा है, और इसको आज के लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाना, और इसे कैसे एड्रेस किया जाए उसकी भी ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखी। आज के लेखक जो है विजयन बालाजी नामक डॉक्टर है, और ये डॉक्टर की कारकिर्दी ही अपने आप में डायबिटीज़ के इस स्पीयर में रही है। तो विशेषज्ञ है इस क्षेत्र के, और यह विशेषज्ञ ने बहुत ही उच्च कोटि का प्रबंध हमारे सामने रखा है, जो हमें हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद
आगे जाके साबित हो सकता है। ठीक है, लेख की जो है तस्वीर वो हमारे सामने है। हालांकि इसमें आज के लेखक की तस्वीर नहीं दी गई वी बालाजी, मगर आपको हमारी तरफ से यह तस्वीर जो है देखने को मिल सकती है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यह वी बालाजी है और बहुत ही उच्च कक्षा के डॉक्टर है, उच्च कक्षा के फिजिशियन है। और इनकी कारकिर्दी ही अपने आप में यह डायबिटीज़ के साथ ही जुड़ी रही है, उसमें भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ इन्होंने वी शेषैया नामक डॉक्टर के साथ मिलकर बहुत ही उम्दा काम किया। वी शेषैया जो कि पायोनियर है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को जो है प्रमोट करने में या उसके विरुद्ध में एक भावना को जगाने में पूरे भारत में, तो बहुत ही उन्होंने उम्दा काम किया है। उनके बारे में भी ब्रीफली आगे देखेंगे, मगर यहाँ हमें विजयन बालाजी के बारे में देखना है। और हाँ, दोनों के नाम से डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर भी चल रहा है आज के दिन चेन्नई में। ठीक है, तो साउथ इंडियन है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों इस फील्ड के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को इस फील्ड का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, तो वही ज्ञान की झलक हमें इस पूरे लेख में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आधार बनाकर आज की चर्चा करेंगे। और जो कोई महत्वपूर्ण अच्छे तत्व है जो हमारे लिए एक प्रशासक होने के नाते जो तत्व आपको मालूम होना चाहिए, वो तत्व यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। एजेंडा आपको मालूम है, 3 चरणों में आमतौर पर हम लोग लेख दिखते हैं, तो आज भी इन्हीं 3 चरणों पर लेख की बात करेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष को देखेंगे, कंक्लूड करेंगे कि लेखक आखिरी में कहना क्या चाहते हैं, लेखक ने क्या आधार लेकर यह लेख लिखा था, या लेखक का इस लेख को लिखने का मूल उद्देश्य क्या है। साथ ही हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल को भी देखेंगे, यानी कि लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। और उसके साथ जो संशोधित तत्व है, जो ग्रोथफाउंड टीम के इनपुट्स है, उनको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारी प्रिलिमिनरी एवं मुख्य परीक्षा के लिए एवं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हमें थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। तो देखेंगे। और अगर इसकी सनदी सेवा संबंधी बात करें तो यूपीएससी के जीएस में, यूपीएससी की मेंस के जीएस पेपर सबसे प्रथम 2 के साथ संबंधी है। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स की बात आती है, सोशल सेक्टर्स, और उसमें भी हेल्थ। ठीक है, और जीएस पेपर 3 के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी हम इसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये आज की डायबिटीज की चुनौती या गेस्टेशनल डायबिटीज की चुनौती को अगर हमें एड्रेस करना है, अच्छी तरीके से उसका समाधान ढूंढना है, देन वी नीड टू लीन टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ ही हमें जो है झुकना होगा, तब जाके हम लोग यह एड्रेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, या इस मैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। तो देखेंगे लेख की शुरुआत जो है वो एज यूजुअल निष्कर्ष से करेंगे, जिसमें 3 मुद्दे देखेंगे। सबसे प्रथम मुद्दा है, लेखक ने डायबिटीज की आज की भारत की स्थिति को स्फोटक माना है। भारत की आज की स्थिति स्फोटक डायबिटीज को लेके। और इसी स्फोटक परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए लेखक ने एक ब्लूप्रिंट भी दी है, और लेखक ने कहा है कि इस ब्लूप्रिंट के तहत चलने से भारत जो है वो डायबिटीज की स्फोटक स्थिति से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रूपरेखा दी है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के इस प्रोसीडिंग्स में करने वाले हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि विजयन बालाजी के द्वारा यह लेख लिखा गया है, ये अपने आप में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ है, ही इज अ स्कॉलर ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। और उन्होंने जो बातें में दी है, जो संशोधन में दी है, वो एक उच्च कोटि का संशोधन है, उच्च कोटि का। और यही खासियत होती है इन संपादकीय लेखों की। अच्छे अच्छे लेखक यहाँ बहुत ही अपने अच्छे विचार रखते हैं, भावी नीतियाँ रखते हैं, सरकारों को अनुशंसाएं देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लस अपने संशोधन जो है वो कुछ आंकड़ों की मदद लेके हमारे सामने रखते हैं। यह जो लेख न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, ये हमारा काम भी बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि अपने आप में ये संशोधित ही होते हैं,
अधिकांश लेख संशोधित होते हैं। मैं सारे लेखों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको तो यहाँ हम लोग लाते ही नहीं, उनके ऊपर बात करके फिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे आमतौर पे आपको यूट्यूब में ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है कि लोग रोज सुबह आ जाते हैं, जितने भी एडिटोरियल्स है, 4 है, 5 है, सब जो है कचरे जैसे एडिटोरियल्स भी इकट्ठा करके आपके सामने आते हैं, फिर उसके बाद एडिटोरियल्स को तोड़ देते हैं, आपको हिंदी में समझा देते हैं, बात खत्म कर देते हैं। तो दैट इज नॉट द ट्रू वे। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिममली एडिटोरियल्स के जो उसका उपयोग करना है, उसको एनालाइज करना है, देन यू नीड टू पिक अप, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर। आपको पहले फिल्टर करना है कि कौन कौन सी जो है ऐसे आर्टिकल्स, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स आपको पहले तो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, प्लस उनमें से आपको फिल्टर करना है, सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करना है। जो रिपीटेड मुद्दे हैं उनको भी आपको छोड़ने हैं, जैसे आमतौर पे हम लोग कर रहे हैं। मगर अन्य प्लेटफॉर्म्स जो है वे आपको मात्र और मात्र कंटेंट ही देते हैं, आपको क्वांटिटी ही देते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी। और अगर आपको इसकी खराई करनी है, अगर आपको इसकी पुष्टि करनी है, अगर यू नीड टू टेली दिस, देन यू कैन विजिट, there are multiple platforms on YouTube, those who are actually providing editorial guidance। ठीक है, रोज सवेरे 7 बजे लाइव आते हैं, सो रोज सवेरे 9 बजे उनका वीडियो प्रीमियर होता है। तो हो सकता है ऐसा हम भी कर सकते हैं, मगर ऐसा करने से एडिटोरियल्स को न्याय नहीं मिल सकता, हमारी तैयारियों को न्याय नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही उच्च कोटि के जो चयनित लेख होते हैं उनके ऊपर ही बात करते हैं, भले ही रोज एक ही लेख के ऊपर बात करें। अप्रोक्सीमेटली हम लोग एवरेज अगर आप निकालें तो हम लोग 1 या 1.5 लेख के ऊपर बात करते हैं, मगर ये बात हमारी बहुत ही कंटेंट रिच होती है, वैल्यू रिच कंटेंट यहाँ होता है, रिसर्च्ड कंटेंट होता है। अगर लेखक ने नहीं दिया तो हमारी ओर से आपको रिसर्च मिलता है, अगर लेखक ने दे दिया तो हम उसको ही आपके समक्ष प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द रियल वे टू स्टडी द एडिटोरियल एनालिसिस। मात्र और मात्र एडिटोरियल एनालिसिस के टुकड़े करके उसका ट्रांसलेशन करना किसी भी रीजनल भाषा में या नेशनल भाषा में, वो अपने आप में एक जो है मूर्खता है। ठीक है, और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यह एडिटोरियल्स को समझना चाहिए ताकि इनके साथ इंसाफ हो और हमारी तैयारी भी बेहतर बने, सुदृढ़ बने। तो ये पूरी बात रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सबसे प्रथम लेखक ने शुरुआत की है एक लूज एस्टिमेट के साथ, लूज एस्टिमेट। और इसके तहत लेखक ने कहा कि आज भारत में 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ से अधिक लोग डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट 7 करोड़ से अधिक लोग। ठीक है, और इसके आधे यानी कि 4.5 करोड़ या 3.5 करोड़ they are at a risk with pre-stages of diabetes। क्योंकि डायबिटीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, तो यह भी एक इसका बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को है, अगर किसी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को है, चाहे किसी भी बाजू हो, पैटर्नल बाजू हो, मैटरनल बाजू हो, चाहे मामा हो, चाहे काका हो या चाचा हो, ठीक है, तो इन सभी लोगों को अगर डायबिटीज़ है तो वो बच्चे में डायबिटीज़ आने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ हमें अवेयरनेस नहीं मिलती है देखने को, यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यह खतरा और भी बढ़ता है। Because we are actually unaware, yeah, we are actually less aware about the aggressiveness, about the dangerousness of this particular disease, diabetes। जो आज कोरोना से हम लोग इतना डर रहे हैं, तो अगर इतना डर डायबिटीज के मामले में हम लोग डेवलप कर लें, देन मुझे लगता है कि विद इन 10 years वी कैन कंट्रोल डायबिटीज इन अवर कंट्री। या अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो विद इन 15 years वी कैन कंट्रोल डायबिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड। मगर कोरोना को लेकर जो आज अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है, जो डर हमें देखने को मिलता है, वो डर यहाँ डायबिटीज़ में मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि डायबिटीज़ आज बहुत ही तेज़ी से
बहुत ही हिरण की गति से आगे बढ़ रहा है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 कारण लेखक ने पॉइंट आउट किए हैं, जिनमें सर्वप्रथम है लो इंफ्रास्ट्रक्चर, या सबसे प्रथम लिख लेते हैं लो अवेयरनेस। दूसरा मुद्दा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्थ की बात है। और आपको मालूम है कि कैसे कोरोना समय में इस लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी जो पोल थी वो खुल गई, जो आज दिन तक नहीं खुली थी। हमें मालूम नहीं था आज दिन तक कि हम लोग किसी भी हेल्थ क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मगर एक बार हेल्थ क्राइसिस आ गया तो उसके बाद हमारे सामने सारी पब्लिक को, भारत की सारी जनता को मालूम पड़ गया कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़े कम है, पुअरली मैनेज्ड है, तो हमें उसे एनहेंस करना होगा, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज्ड बनाना होगा, तब जाके किसी भी हेल्थ क्राइसिस के सामने हम लोग लड़ सकते हैं। मगर यहाँ डायबिटीज जो है वो कई वर्षों से चल रहा जो हेल्थ क्राइसिस है, कई वर्षों से चल रहा, सिर्फ यह धीमा है, प्लस इसका संक्रमण नहीं होता। यह ट्रांजिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, मगर इसका संक्रमण नहीं होता। इसीलिए यहाँ हमारे समाज में इसको लेके बहुत ही कम अवेयरनेस देखने को मिलती है, और यही एक इसका इतनी गति से फैलने का कारण माना जाता है। और तीसरा कारण यहाँ लेखक देते हैं लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल, हमें मालूम है अर्बन एरिया की लाइफस्टाइल संपूर्ण रूप से विपरीत हो गई है, संपूर्ण रूप से रूरल एरिया से। रूरल एरिया में जो परिश्रम करना पड़ता है, जो हार्डशिप्स जो है जो सहन करनी पड़ती है, वो आमतौर पे अर्बन एरिया में देखने को मिलती नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि डायबिटीज़ जो है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू अर्बन लाइफस्टाइल। तो ये भी एक बात है, ठीक है। साथ ही में लेखक ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बताया है कि ये तो बराबर है कि भाई 7 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट है, 3.5 करोड़ प्री स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में है, जिनको प्रोबेबली डायबिटीज़ होना ही होना है। मगर यहाँ लेखक ने जो गंभीर इश्यू एड्रेस किया है वो इश्यू है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का। बहुत ही गंभीर इश्यू है ये, और लेखक कहता है कि किसी को मालूम ही नहीं है ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कितना गंभीर है। और इसकी गंभीरता को समझाने के लिए लेखक ने यहाँ कुछ आंकड़ों के भी सहारे लिए हैं, जो कि आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अध्ययन के जो है निचोड़ के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। जो इन लोगों ने सर्वेक्षण किया होता है, समीक्षाएं की होती है, जिसे आमतौर पे हम लोग सर्वे कहते हैं। तो ऐसे सैंपल सर्वेज या ऐसे एक्सटेंसिव सर्वेज की मदद से जो डेटा यहाँ उत्पन्न हुआ है, उन डेटा को यहाँ लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, और कहा है कि यह गेस्टेशनल डायबिटीज एक ट्रांजिटरी डायबिटीज है, यानी कि अल्पकालिक, या आप समझ लीजिए अस्थाई। वैसे किसी भी माता को नहीं होता, मगर एक बार गर्भ धारण करने के बाद उनके शरीर में ऐसा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से यह गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो गर्भित महिलाओं में डेवलप होता है, ठीक है। और इसे ही गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब अगर इसका खतरा देखें तो यहाँ लेखक ने हमारे सामने कुछ आंकड़े रखे, और उस आंकड़ों के तहत हमको बताने का प्रयास किया है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा, जो कि एक चीफ संस्था है, वैश्विक रूप से काम करती है और डायबिटीज के क्षेत्र में ही काम करती है। डायबिटीज के मामले में लोगों के बीच में, समाज के बीच में अवेयरनेस फैलाना, डायबिटीज को कैसे कम किया जाए, इसकी रणनीति बनाना इत्यादि चीज पर यह काम करती है। और इसके ही आंकड़े यहाँ लेखक ने लिए है। कहा है कि आईडीएफ के मुताबिक साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में जो महिलाएं जो जन्म लेती है, उन महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने आप में भारत में ही किसी जो है बच्ची का जन्म हुआ, तो जब वो बड़ी होगी, जब उनके जो है उनका विवाह होगा, और जब उसका विवाहित जीवन शुरू होगा, तो जब वो गर्भधान धारण करेगी,
वो गर्भित जब बनेगी तब लेखक कहते हैं कि उन महिलाओं में जो कि साउथ एशिया में जन्मी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो, तो उनमें कहा जाता है एक अनुमान के मुताबिक 25% महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज रहने की संभावना है। 25%, ठीक है। प्रति 100 महिलाओं में 25 महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है जिनका जन्म यहाँ साउथ एशिया के रीजन में हुआ है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ये दर थोड़ा कम है और अर्बन एरिया में ये दर थोड़ा ज़्यादा है। रूरल में 10% है और वहीं अर्बन एरिया में यह 30% है। तो यहाँ हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अर्बन एरिया में क्यों इतने फीसदी चांसेस ज़्यादा है महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के। एंड इट इज़ ड्यू टू लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया, चंद मिनटों पहले किया, वही यहाँ कारण जवाबदार है इस ऊंचे दर का। तो यही बात को यहाँ लेखक ने मेरे सामने रखा और कहा कि इतना बड़ा मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है और ये बात यहाँ से खत्म नहीं होती, ठीक है। यह अल्पकालिक है, अस्थायी है, डिलीवरी के बाद महिला को नहीं रहेगा, ठीक है, डायबिटीज, मगर इसकी जो फुटप्रिंट्स है वो बहुत ही खराब है। बच्चे के ऊपर भी इसकी फुटप्रिंट पड़ती है और स्वयं माँ के ऊपर भी, जो जन्मदात्री है उसके ऊपर भी इसकी फुटप्रिंट पड़ती है, जो बहुत ही गंभीर है। आगे के समय में ये थोड़ी जो है घातक साबित हो सकती है। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ लेखक ने कहा है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज है जिन महिलाओं को है, आप समझ लीजिए उन्हीं महिलाओं को होगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होगी, जिनको गर्भधान होगा उनको ही यह गेस्टेशनल डायबिटीज आने की संभावना है। तो यहाँ अगर महिलाओं की बात करें तो आपको समझना है बाय डिफॉल्ट कि यह गर्भित महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेखक के मुताबिक कहा जा रहा है कि इन महिलाओं को लाइकली अपनी प्रेगनेंसी के बाद 10 वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज आ सकता है, टाइप 2 डायबिटीज। प्लस जो बच्चा जन्मा है वो बच्चे को भी या तो अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज आ सकता है या तो उसके पूरे जीवन काल के दरमियान डायबिटीज आ सकता है, क्योंकि उसकी माँ को जब वो बच्चा गर्भ में था तब उसकी माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था। तो इतनी घातक फुटप्रिंट्स है इसकी, या ये प्रेगनेंसी से खत्म नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी से खत्म हो जाता तो मुझे लगता है कि ये इतना गंभीर मुद्दा नहीं होता, मगर ये खत्म नहीं होता, मगर इसकी फुटप्रिंट्स आगे चलकर बहुत ही विशाल स्वरूप धारण करती है, बहुत ही घातक स्वरूप धारण करती है, जो कि महिला व उसके बच्चे दोनों के लिए अपने आप में हानिकारक है। साथ ही में एक संशोधन यहाँ लेखक ने यह भी दिया है कि भारत में लगभग प्रतिवर्ष 2.5 से 3 करोड़ प्रेगनेंसी होती है। 2.5 से 3 करोड़ प्रेगनेंसी सालाना भारत में होती है, और उसमें अगर मात्र 10% देखें, जो कि रूरल एरिया का दर था गेस्टेशनल डायबिटीज होने का, तो मात्र 10% देखें। अर्बन का तो 30% है, वो हमें नहीं देखना, हम लोग लोअर लिमिट को यहाँ जो है मान के चलते हैं। तो उसके मुताबिक भी 27 से 30 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, प्रतिवर्ष। और उसके बाद अगर ध्यान न रखा गया, देन दे आर लाइकली टू हैव type 2 diabetes, which is often very common within 10 years of their delivery, 10 years of their pregnancy, without any type of preventive care। तो ये परिस्थिति है और यहीं से हम लोग इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि 27 से 30 लाख, अब यह 27 से 30 लाख महिलाओं ने जो बच्चे को जन्म दिए हैं, उन बच्चों के ऊपर भी खतरा है, जैसे हमने यहाँ देखा।
तो उनको भी अर्ली स्टेजेस डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि यह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ उन जन्मे हुए नवजात बच्चों के ऊपर भी खतरा है, जो कि आगे चलकर यह डायबिटीज की यह पूरी प्रॉब्लम को विकराल बना सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा विशाल बना सकते हैं। प्लस गेस्टेशनल डायबिटीज होने के और भी जो है कुछ डिमेरिट्स है, जो कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दिख सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है प्रीक्लैम्पिया। कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, यानी कि फिट इन डिलीवरी, फिर उसके बाद बर्थ इंजरीज हो सकती है, बर्थ इंजरीज, फिर उसके बाद नियोनेटल या मैटरनल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, प्री मैच्योर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये परिस्थितियां हैं, और इन्हीं का सामने लड़ने के लिए लेखक ने यहाँ एक हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट रखी है, जिसको हम लोग आगे की चर्चा में देखेंगे। मगर यहाँ समझना ये है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज से एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ए किड उत्पन्न हो सकते हैं। प्लस उसके बाद अगर ध्यान नहीं रखा गया तो 10 वर्षों में इन महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज आ सकता है, और अगर फिर भी ध्यान नहीं रखा गया तो ये महिलाएं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की शिकार भी हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज विच आर रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो डायबिटीज एक चीफ रीजन है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का भी, डायबिटीज एक चीफ रीजन है किडनी फेलियर का भी। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों को अगर ध्यान में रखें तो डायबिटीज एक अपने आप में बहुत ही घातक रोग है, और जिसको लेकर हमारे समाज में एक अवेयरनेस हमें फैलानी होगी, एक बिहेवियरल चेंज हमें डेवलप करना होगा, ताकि हम इसको, इस डायबिटीज नाम के राक्षस को अच्छी तरीके से टैकल कर सके। तो ये बात रही यहाँ इसकी गंभीरता की। अब अगर देखें तो इस एक ही प्रश्न को अगर हम एड्रेस करें तो हम लोग एक ही तीर से 3 शिकार कर सकते हैं, 3 हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तीनों समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम है लोअरिंग मैटरनल और नियोनेटल मोर्टालिटी। ठीक है, अगर हमने जेस्टेशनल डायबिटीज को काबू में कर लिया तो नियोनेटल यानी कि बच्चों में भी मृत्यु नहीं हो सकती, और मैटरनल यानी कि मातृ जो मृत्यु दर है, ठीक है, जो माताओं में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो मृत्यु दर है, हम उसको भी काबू कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रण में उसे भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ दूसरा है reducing risk of cardiovascular disease, reduction in risk of cardiovascular disease। जैसे मैंने आपको बताया कि यह जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी से खत्म नहीं होता, मगर आगे चलकर भी अगर ध्यान न रखा गया, अगर बिहेवियरल चेंज ना किया, अगर अवेयरनेस डेवलप ना की, तो वो टाइप 2 डायबिटीज में डेवलप होता है, और टाइप 2 डायबिटीज आगे जाके जो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के लिए जवाबदार बन सकता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग चेन, ब्रेकिंग चेन ऑफ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यह परिस्थिति है, और तीनों चुनौतियों को हम लोग एक ही तीर से मार सकते हैं। हमें मात्र और मात्र जेस्टेशनल डायबिटीज को ही काबू करना है। अगर उसको काबू कर लिया देन उसके साथ ये तीनों चीज अपने आप काबू हो जाएगी। ठीक है, तो इतना भयंकर है, ये इतना घातक है, जिसको लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और आज की भारत की स्थिति को भी हमारे सामने रखा, हमारे सामने रख कर हमारी समझ को और बेहतर बनाया कि भारत में क्या परिस्थिति है और आगे चलकर क्या परिस्थिति जो है हो सकती है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि लेखक ने यहाँ एक ब्लूप्रिंट रखा है। ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल सा है। लेखक ने एक ही बात का जिक्र किया है, और वो है टेस्टिंग।
टेस्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन्स, टेस्टिंग वंस, या आप कह सकते हैं वन टाइम टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वन टाइम टेस्ट इसके लिए अगर हम अनिवार्य बना दें देन इस गेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम लोग काफ़ी एक्सटेंड तक इसे रोक सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं और इसकी जो तीव्रता है उसे भी कम कर सकते हैं। लेखक को यहाँ थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह टेस्टिंग की बात मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने गाइडलाइन के माफिक जारी कर दी है, मगर फिर भी यह गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पा रही है। तो लेखक को यहाँ इस बात का आश्चर्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो यहाँ गाइडलाइन हमारे सामने रखी गई है तो उसको भी क्यों यहाँ नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर इसको भी फॉलो किया जाए तो उसमें एक बार टेस्टिंग का जिक्र है। अगर एक बार टेस्टिंग वो हम कर ले देन वी कैन टैकल द होल इश्यू ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा एंड फैमिली वेलफेयर आएगा। ठीक है, तो इसने जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, वो भी जारी कर दिए हैं, मगर फिर भी अवेयरनेस की हमें भारत में कमी देखने को मिलती है। इसी अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है ताकि हम लोग इस पूरे मुद्दे को बहुत ही दुर्बल बना सके, इसकी तीव्रता को हम लोग बहुत ही कम कर सके। प्लस यहाँ लेखक ने डॉक्टर वी शैसिया का जिक्र किया है, डॉक्टर वी शैसिया का, और कहा है कि जो डॉक्टर वी शैसिया ने यह वन टाइम टेस्टिंग की बात की है, इसका रिकमेंडेशन दिया है, वो WHO के द्वारा, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के द्वारा और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के द्वारा यह अप्रूव भी हो गया है। और इसीलिए यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भारतीय सरकार को भी इस टेस्ट को अनिवार्यतः बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ के इस मुद्दे को हम लोग टैकल कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। तो ये बात रही हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल की। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ लेखक ने बोली है, हमारे सामने रखी है। प्लस अगर संशोधित तत्व देखें तो हमारे सामने कुछ ऐसे इन्फोग्राफ्स है जो हमें आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, डायबिटीज़ का पूरा मामला समझने में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए यह रीजन वाइज यहाँ हमें दिया हुआ है। 1980 की भी यहाँ संशोधन है और 2014 की भी संशोधन है। 1980 की येलो में है, वहीं 2014 की रेड में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए सारे रीजन्स तो ठीक है, हमें यहाँ दो ही चीज़ें देखनी है। सर्वप्रथम साउथ ईस्ट एशियन रीजन देखना है और वहीं हमें टोटल देखना है। ठीक है, तो टोटल देखिए 1980 में 108 मिलियन लोगों को पूरे विश्व में डायबिटीज़ था, जो आज 422 मिलियन को हो गया है, यानी कि रफली इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स। और अगर फीसदी में देखें तो 1980 में मात्र 4.7% लोग ही, पूरी विश्व की आबादी से 4% लोग ही इससे पीड़ित थे, मगर आज ये दर बढ़ गया है और हो गया है 8.5% पूरी विश्व की आबादी के। अगर विश्व की आबादी 100 है तो 8.5 लोग उसमें से डायबिटिक के भोगी है या डायबिटीज से पीड़ित है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। अगर भारत की बात करें देन इन 1980, भारत की तो यहाँ बात नहीं कर सकता मगर पूरे एरिया की ही हमें बात करनी है, तो 1980 में 17 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित थे और उनका अगर शेयर देखें पॉपुलेशन में तो 4.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वेर एक्चुअली लिविंग विथ डायबिटीज़। और यही फीसदी हमें यहाँ देखने को मिलता है जो कि बढ़ गई है, 8.6 हो गई है। और आंकड़ा देखें तो टोटल इज 96 मिलियन people in the Southeast Asia region are actually living with diabetes today। और ये आंकड़े तो अभी भी 6-7 साल पुराने हैं। नए आंकड़ों की कमी की वजह से हमें पुराना ही रिसर्च लेना पड़ा, मगर एक आइडिया को डेवलप करने के लिए यह काफ़ी है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है और इसी तेज़ी से यह बढ़ रहा है। तो 2045 तक, 2050 तक आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी, क्या गंभीरता इसकी होगी अगर हमने इसके वो लेकर अवेयरनेस डेवलप नहीं की, अगर हमने इसको लेकर जो है एक स्ट्रेटेजी डेवलप ना की। तो आगे देखें तो यहाँ एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ये आंकड़े ताज़े हैं, 2019 के आंकड़े हैं और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ 20 से 29 वर्ष के लोगों को ऐसे 1.5 लाख
से अधिक लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो मात्र और मात्र 20 से 30 की साल में है। फिर 30 से 40 में लगभग 4,500 लोगों को डायबिटीज़ है। 40 से 50 तक 6,000 लोगों को या 6,500 लोगों को करीब डायबिटीज़ है। 50 से 60 तक 8.5 लाख लोगों को, 60 से 17 तक लगभग 10 लाख लोगों को या 11 लाख लोगों को डायबिटीज़ है। और वहीं 70 से 80 साल तक भी 1 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। और अगर आगे देखें तो हमें देखना है कि भारत की क्या परिस्थिति है। देखिए, यहाँ प्रिलिवेंस पर 100 है, जो रेड है, ठीक है, वो डायबिटीज़ की तीव्रता को ज़्यादा दर्शाता है, और जो लाइट कलर्स है वो डायबिटीज़ की तीव्रता को कम दर्शाते हैं। तो यहाँ प्रति 100 व्यक्ति 10 से अधिक लोगों को डायबिटीज़ है। फिर ऑरेंज कलर में 9 से 10, फिर 7 से 9, फिर 6 से 7.5 और 4.5 से 6 के करीब है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, यहाँ साउदर्न रीजन आप देखिए, तमिलनाडु का, केरला का स्टेट देखिए, कर्नाटक का स्टेट देखिए, इंक्लूडिंग गोवा। तो यहाँ डायबिटीज़ का रेट जो है वो हाई है। ठीक है, डायबिटीज़ का प्रभाव यहाँ हमें हाई देखने को मिलता है। वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आप समझ लीजिए हिमाचल है, तो यहाँ हमें इसका रिलेवेंट कम देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग दिल्ली। देखिए, आप रेड डॉट है तो वहाँ भी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल, और हमने देखा कि अर्बन लाइफस्टाइल से ही डायबिटीज़ ज़्यादा फैलता है। नहीं फैलता ऐसा नहीं है, रूरल एरिया में वहाँ भी फैलता है, मगर उसकी गति कम हो जाती है। वहाँ की जो लाइफ है वो हार्ड है, लेबरियस है, तो आपकी कैलोरी अपने आप ही खर्च हो जाती है। कैलोरी खर्च नहीं होती अर्बन एरियाज़ में, और यही एक इसका मुख्य कारण है कि डायबिटीज़ आज बहुत ही बढ़ रहा है, जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। और आज मधुमेह से लाखों लोग पीड़ित हैं, और ये मधुमेह एक स्लो पॉइजन है जो कि दिखता नहीं है, जो आवाज़ नहीं करता, मगर प्रति साल लाखों लोगों को मौत के घाट उतरता है। तो यहाँ लेखक ने एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया इस लेख को लिख के। इस लेख के वाचक वर्गों में या वाचक वर्गों के जो अलग अलग जो स्पीयर्स है, ठीक है, उनमें एक प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट करना, एक प्रकार की अलर्टनेस क्रिएट करना, ताकि आगे चलकर इस पूरे जो है मुद्दे को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस कर सके, इसको टैकल कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में, अगले आर्टिकल के साथ, अगले अध्ययन व संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।